हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं टर्म फर्स्ट के लिए हमारा जो चैप्टर 2 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं। कोशिश क्या करनी है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर को वन शॉट में ही क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका टर्म फर्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आपके नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर, आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ, फॉलो कर लो, तो वहाँ से भी आपको इंस्टाग्राम पर भी इनकी आपको लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, समझते चलना है चीज़ों को। बढ़िया सा आपको नोट्स जो है कलरफुल टाइप सा नोट्स है, मिल जाएगा, पढ़ोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखो, हमें जो टर्म समझना है ना, पोटेंशियल। चलो थोड़ी देर के लिए आप इलेक्ट्रिक को छोड़ दो, इलेक्ट्रिक को भूल जाओ आप, और पोटेंशियल को याद करो। आपने पोटेंशियल पढ़ा था क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल वाले आपने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जैसे मान लो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप मतलब अगर आप किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हो और किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हो, तो कहते हो ना कि अच्छा इसका पोटेंशियल चेंज हो गया। वहां पर केवल बोलते थे पोटेंशियल बोलते थे, है ना, इलेक्ट्रिक नहीं बोलते थे। अब सेम वही फिनोमेना यहाँ पर भी अप्लाई करना है, लेकिन वहां पर क्या होता था कि वहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब कि किसी चार्ज को हमने कहाँ रखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा है भाई, तो वहां पर क्या क्रिएट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो सिंपल सा, ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, इतना बड़ा सेंटेंस है तो इससे आपको कुछ लेना देना फिलहाल है नहीं। बस सिंपल इतना याद रखो कि पर्टिकुलर किसी चार्ज को, है ना, पर यूनिट चार्ज को, ठीक है, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में लाने पर जो भी वर्क डन किया जाता है, पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, V इज इक्वल टू W/Q। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो बात करते हैं इसकी यूनिट की। देखो यूनिट इसकी देखो क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। भाई W का कौन नहीं जानता है, जूल। चार्ज का कौन नहीं जानता है, कूलाम, तो जूल पर कूलाम। ठीक है, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो W का देखो डायमेंशन क्या होता है, W दैट मीन्स आपका वर्क डन है, तो क्या हो जाएगा ml² T-2 और a-1 T-1, क्योंकि चार्ज का जनरली होता है AT। जब AT करोगे तो मतलब जब C को ऊपर ले जाओगे तो C के पावर -1 लग जाएगा ना, इसलिए ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपको पहला फॉर्मूला मिला, आपके इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला मिला, V इज इक्वल टू W/Q। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखो है क्या, कुछ नहीं। अभी आपने देखो सिंपली ऐसे कहा कि मान लो अभी जनरली अभी आप मान लो इस पॉइंट पर आपका एक प्लस चार्ज है। ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई जरूरी नहीं है ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था। तो आपने कहा सर मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास अभी कोई एक पॉइंट जो है ना अभी यहाँ पर थी, है ना, एक टेस्ट चार्ज था, बहुत ही छोटा सा एक टेस्ट चार्ज था, यहाँ पर था। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सर अभी देखो जब यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, क्योंकि कोई भी, जैसे भाई देखो आप अभी अपनी जगह पर बैठे हो तो आपकी अभी एक अपनी अलग पोटेंशियल है, कोई दूसरा बच्चा अपनी जगह पर बैठा है तो उसकी एक अलग पोटेंशियल है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगी ना आप दोनों में। बात समझ रहे हो ना आप, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगी, तो वही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है कि इसी चार्ज को, अब देखो क्या करना है कि जैसे मान लो एक बच्चा, आपने कहा सर अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं तो मेरी कुछ पोटेंशियल है, अभी हम जाकर के अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हैं, अभी हम जाकर के अपने फर्स्ट फ्लोर पर बैठ जाए तो वहां पर मेरी पोटेंशियल अलग होगी, तो क्या हमारे बीच में कुछ पोटेंशियल के बीच में कुछ डिफरेंस तो आया। ठीक है, तो वही काम देखो यहाँ पर करना है। अभी एक चार्ज यहाँ पर था, अब इसको पकड़ करके यहाँ पर लाया गया, ऐसे खींच करके यहाँ पर लाया गया। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे खींच करके यहाँ पर ऐसे लाया गया। ठीक है, इसके पास लाया गया, तो सोचो मेरी बात समझो, तो अब इसकी पोटेंशियल में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और हो गई, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही ये कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम अ पॉइंट R टू पॉइंट P। ठीक है, तो R की एक अलग पोटेंशियल होगी, P की अलग एक पोटेंशियल होगी। आ रही बात समझ में। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे डिस्प्लेसमेंट वाला आपने फॉर्मूला याद किया था तो क्या करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल करते थे, वैसे यहाँ पर भी यूज करना है। तो पोटेंशियल एट P, क्योंकि ये हमारी फाइनल पोजीशन है और यहाँ पर ये हमारी चार्ज इनिशियली अभी बैठी हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स VPR का मतलब हो जाता है VP माइनस VR, दैट मीन्स WRP/Q। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, सेम इसकी भी यूनिट वही होगी जो पोटेंशियल यूनिट थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो
पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास हमें पोटेंशियल निकालनी है पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट चार्ज के थ्रू। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा मतलब एक मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था। अब इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हम लोग इस डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब कि एक्स डिस्टेंस तक हमारी कोई एक हमने छोटा सा कोई एक हमने टेस्ट चार्ज लिया, बहुत ही छोटा सा टेस्ट चार्ज है जो कि अपने सराउंडिंग्स को ये अफेक्ट नहीं करता है। तो हमें इस जगह पर क्या करना है, अपने पोटेंशियल को निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस जगह पर हमें इस वाले चार्ज के थ्रू इस जगह पर हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, देखो कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है तो इतना लंबा प्रोसेस हमें जाना नहीं है, मैं सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, मेरे ख्याल में काम आएगा अगर आता है तो। क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे से चार्ज को उठा करके यहाँ पर एक छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल कराते हैं। आप सोचो अगर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह तक मूव करा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दूर भागने की कोशिश करेगा, बट आपको इस तरफ आप इस तरफ ला रहे हो, आपको लाना है यहाँ तक। आपने पहले एक छोटी सी डिस्टेंस, बहुत ही छोटी सी आपने डिस्टेंस चली वो, और वो छोटी सी डिस्टेंस कितनी है, dx है। अब देखो अब ये जब छोटी सी डिस्टेंस आपने चली तो इस छोटी सी डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, एक वर्क डन होगा। भाई आपने फोर्स लगा करके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो एक वर्क डन क्लियर होगा, सॉरी एक वर्क डन लगेगा। और वही वर्क डन अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपने वर्क निकाले, फिर सिमिलरली एक और हम छोटी सी डिस्टेंस चलेंगे, फिर छोटी सी डिस्टेंस चलेंगे, इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी डिस्टेंस चलेंगे और फाइनली हम यहाँ तक आ जाएंगे, तो हमें बहुत सारा वर्क डन मिलेगा। अब सारे के सारे वर्क डन को आपस में ऐड कर देंगे। तो इतना सारा आपको नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है और उसके बाद फॉर्मूला याद रख लेना है कि जो टोटल वर्क डन मिलेगा वो मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट से या इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए, P तक लाने के लिए वो कितना होगा, W=1/4πε0 Q × Q/R। ठीक है, जब आप इसको इस V वाले फॉर्मूले में, जो कि आपने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था V का, इस वाले फॉर्मूले में अगर आप रख दोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V=1/4πε0 Q/R। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, दो फॉर्मूले आपको मिले, लिखते चलना, फॉर्मूले को हो सके तो आप लिखते चलना, आपकी मर्जी, नहीं तो आपको नोट्स तो मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है ना बच्चे, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस बता रहा है कि जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में आपने ई में एक रिलेशन पढ़ा था, E= आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर हो क्या जाता था, R² हो जाता था, याद है। ठीक है, और यहाँ पर V देखो क्या है, Q/R है। बस इस वाले पोर्शन को देखो ना, ये तो सब में कॉमन था ना, ई वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में, तो अपॉन में R है और यहाँ पर R²। कहने का मतलब ये है कि सेम डिस्टेंस पर अगर हम पोटेंशियल निकालें और सेम डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमारी जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू ई के, क्योंकि देखो ये R² है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा, R का स्क्वायर है और ये R ही है। जैसे मान लो आपने 2 रखा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो 4, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू थोड़ी कम आएगी ना इसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये वही ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर एक वैल्यू पर क्रॉस करके, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, बस केवल इस डायरेक्टली ग्राफ को ही पूछ लिया है, समझ रहे हो। ये ग्राफ, ये आपका ये वाला जो सॉलिड लाइन है वो आपको E को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी V को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आप हेडिंग आपको समझना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, समझते चलो, अगर आप लिखना चाहते तो आप इनको लिखते चलो, वीडियो को पॉज करके लिखते चलो, लेकिन देखो बिना समझे आपको लग रहा है ना कि हम ऐसे एक तुक्का लगा देंगे और मेरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट करो एकदम नहीं सही हुआ। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, मजा आ जाएगा आपको। जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, बस आपको थोड़े से और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में करके बताया करो यार, थोड़ा कमेंट भी करके बताया करो, वीडियो आप लोग देख लो तो कमेंट करके बताते नहीं है ना। चलो देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल कितने बच्चों को याद है डाइपोल के बारे में? डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सिंपल सा एक अरेंजमेंट है। कैसे, किसका अरेंजमेंट है सर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का अरेंजमेंट होता है ना। पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होती है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो एक अरेंजमेंट है, डाइपोल क्या है, सिंपल सी बात है, एक अरेंजमेंट है। तो अब हमें इस डाइपोल के थ्रू क्या देखना है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल के थ्रू। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जो है एक डाइपोल है, ये देखो ये आपका पूरा का पूरा एक डाइपोल है, इसका -Q चार्ज है और यहाँ पर इसका +Q चार्ज है, और हमें यहाँ पर इस पूरे डाइपोल के थ्रू हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखो अभी तक तो हम केवल एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे कि भाई मेरे पास एक चार्ज था, हम अलग अलग निकालते थे। अब यहाँ पर हमें दो, ऐसे समझ लो कि डाइपोल आने का मतलब है कि आपके पास 2 चार्ज आ गए। तो कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, आप इसको एक एज अ पॉइंट चार्ज मानो, तो आपने पॉइंट चार्ज का अपने फॉर्मूला देखो आपने निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ
ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाल दिया ना। तो आप पहले इसके थ्रू इस वाले पॉइंट पर, इस वाले चार्ज के थ्रू इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हो फॉर्मूले से 1/4 Q अपॉन R से, ठीक है। सिमिलरली अब इस वाले से भी क्या कर सकते हो, अब जो है पोटेंशियल निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल। तो प्रोसेस बहुत बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो हम पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर सॉल्व तो करने वाले हैं नहीं कि नहीं ये देखो ऐसा ऐसा होगा। आपको अगर देखना है तो आप जाकर पुराने वाले वीडियो से देख सकते हो, बहुत डिटेल में बताया है मैंने। तो अच्छा, अब रही बात, जब देखो जब आप बात करोगे तो डिस्टेंस की बात करो ना, तो सबसे पहले तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2a। ये तो फिक्स होती है ना, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2a। यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट होता है जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करें, देखो जब आप यहाँ से यहाँ तक जब आप लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस भी तो चाहिए होगी। तो आपने यहाँ से मान लेते हैं कि सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, हमारा जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर रखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक बता दो कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक a होती है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, r माइनस a, क्योंकि ये पूरा r है और r में से इस a को क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो क्या बच जाएगा, r माइनस a बच जाएगा। बोलो बचेगा यहाँ तक। तो क्या कर देना है, vb के लिए जब आप निकालोगे, इन केस vb यानी कि ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो vb इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R माइनस a, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद VA देखो जब आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 Q अपॉन R प्लस a। अच्छा, अगर किसी माइनस चार्ज के लिए निकालोगे तो पोटेंशियल आपका माइनस में आएगा, और अगर आप किसी प्लस चार्ज के लिए निकालोगे तो पोटेंशियल आपका प्लस में आता है। ये रूल होता है। अब आप दोनों को जब ऐड करोगे, देखो ये ऐड हमने शॉर्टली किया, इसका बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, मैं कुछ है ना, कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो आपको उतनी सारी चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, V इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन, ये P आपका डाइपोल मोमेंट है, ध्यान रखना P स्मॉल p है, क्योंकि अभी एक आगे कैपिटल P आने वाला है, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, r² माइनस a², ये आ जाएगा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा। अब देखो क्या है कि सिंपली हमने ये कहा है कि भाई जो यहाँ से यहाँ तक की जो देखो जो डिस्टेंस होती है ना, काफ़ी कम होती है, बहुत ही लेस होती है, बहुत ही छोटी सी होती है, तो इतनी सी होती है, ठीक है। तो अब हम इतनी सी डिस्टेंस को तो इग्नोर कर देंगे, तो क्या करेंगे, देखो अगर 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 मेरी बात समझो, अगर अगर a अगर बहुत छोटी है, ध्यान से समझना, अगर a जो है बहुत ज़्यादा छोटी है तो a² भी क्या होगी, यहाँ पे r का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर a² करेक्ट कर लो, तो a² भी क्या होगा, और ज़्यादा छोटा होगा। अगर a² बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्या हम उसको नेग्लेक्ट कर दें, उसका कोई मतलब फिर है नहीं। जैसे आपने कहा सर 0.0002 और 0.002 का आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 0.0000004 मिलेगा, बहुत छोटा हो गया। तो इसलिए हम a² को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, V इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन R² वोल्ट। क्या, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हमने ये जो डाइपोल हमने जो निकाला है वो हमने एक्सियल पॉइंट पर निकाला है। एक्सियल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपने डाइपोल को ऐसे रखा है, तो कहीं इसी जगह पर, इसी के एक्सिस के अलोंग आपको क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। ऐसा नहीं कि डाइपोल ऐसे ले लिया और आप यहाँ पर निकालो, नहीं, तो फिर ये नहीं होगा, डाइपोल ऐसे ले लिया नहीं। जैसे आपने डाइपोल अगर ऐसे लिया, मैंने पिछले बार भी बताया था, तो आपको इसी के अलोंग कहीं यहाँ पर पॉइंट रख करके पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल। एक्सियल का मतलब समझ में आया, कोई जरूरी नहीं डाइपोल को ऐसे ही रख दे सर, ऐसे सर रख देंगे तो ऐसे नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, पॉइंट आपको फिर यहाँ लेना पड़ेगा, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट के थ्रू हमारा जो डाइपोल होगा वो कितना होगा, तो सिंपली इस केस में हमारा 0 आ जाता है, सिंपल सा याद रखना, एकदम 0 है ना, कुछ नहीं, आपको तुरंत ऑप्शन में दिख जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 0, साफ साफ आपको ऑप्शन में दिखेगा 0 0, ठीक है ना, आपको बस परेशान करने के लिए इतना ऐसे दे देगा। तो इक्वेटोरियल का मतलब होता है यहाँ पर आपका देखो ये डाइपोल मोमेंट है, इसे जस्ट 90 डिग्री बना लो यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अब एक स्पेशल केस आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। एनी जनरल पॉइंट का मतलब कि किसी भी जनरल पॉइंट पर रख दो, दैट मीन्स थीटा। अब हम अपने ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर रख रहे हैं, किसी थीटा एंगल पर रख रहे हैं, अभी देखो 90 डिग्री पर रखा था, एनी जनरल पॉइंट। तो ये जो एनी जनरल पॉइंट है ना, इससे आप ये दोनों भी निकाल सकते हो, मतलब ये V इक्वल टू 0 भी निकाल सकते हो, और जो ऊपर वाला आया था फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट पर, वो वाला भी निकाल सकते हो। तो मेन आपको इसका फॉर्मूला देखो याद रखना है, V इज इक्वल टू 1/4 P cos थीटा अपॉन R², ये आपके V का फॉर्मूला हो जाएगा एनी जनरल पॉइंट के लिए। अब आप इससे किसी के
किसी भी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डाइपोल पर्टिकुलर डाइपोल की जो भी कंडीशन होगी कि डाइपोल कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे डांस कर रहा है, ठीक है, तो आप किसी भी केस में निकाल सकते हो। देखो चलो मान लो आपने कहा कि सर हम जो है पी लाई अगर एक्सियल पॉइंट पर अगर निकालना चाहें पी मतलब हमारी जो पी है पर्टिकुलर जो पोजीशन है, पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो किसी एक्सियल पॉइंट पर है, तो उस केस में देखो आप क्या लोगे, उस केस में या तो थीटा इज इक्वल टू आप 0 लोगे या थीटा इज इक्वल टू 180 लोगे। कहने का मतलब कि अगर मान लो ये यहाँ पर आपका ये डाइपोल है, आपने अगर यहाँ पर रखा है तो 0 ही लेना पड़ेगा भाई। आपने कहा सर यहाँ तक मेरा ये डाइपोल है, आपने यहाँ पर रख दिया तो 0 ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा सर यहाँ पर मेरा ये पी है और आपने पॉइंट को यहाँ पर रख दिया है, तो फिर ऐसे लोगे ना 180 लोगे। तो 0 ले ले या 180 ले ले, इस दोनों ही केस में आपको पता है कि जब आप यहाँ पर cos 0 की वैल्यू रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, और cos 180 की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस दोनों ही cos 180 की वैल्यू -1 हो जाती है। तो इन अगर आप 0 लोगे तो आपको 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, और अगर आप 180 लोगे तो cos 180 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1, दैट मीन्स 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, आ रही समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल। तो थीटा इज इक्वल टू 90। इक्वेटोरियल का मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू जब 90 रखोगे, देख लो ना ऐसे cos 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो ये पूरा का पूरा 0, तो ये पूरा का पूरा 0, दैट मीन्स 0। तो इंपॉर्टेंट ये, भले ही आप वो दोनों याद रखो ना रखो, लेकिन ये अगर आपने याद रख लिया तो बस मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सेम वही कहानी है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब ढेर सारे मेरे पास पॉइंट चार्ज है भाई, ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे पोटेंशियल को आप आपस में ऐड कर दोगे। क्लियर है बात? बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना? ठीक है, ओके, क्लियर है इतनी बात? बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चले, आप मेरे को बताओगे, इतना ज़रूरी है देखो, है ना, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे को और भी इसके बाद जस्ट केमिस्ट्री की अपलोड जो है करनी है। ये 2 हो गए आपके चैप्टर फिजिक्स में, इसके बाद आप केमिस्ट्री की अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो आ रही इतनी बात समझ में? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे सर ये चीज़ें समझ में आ रही है मेरे को। नाउ नेक्स्ट देखो, अच्छी बात हम लोग करते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, है ना, क्या है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस? देखो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्वी पोटेंशियल नाम से क्या लग रहा है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके पूरे के पूरे सरफेस पर हर एक जगह जो पोटेंशियल है वो सेम हो। जैसे मान लो एक आपने फुटबॉल देखा, बिल्कुल देखा होगा, खेला भी होगा, फुटबॉल है, तो फुटबॉल का एक पूरा का पूरा सरफेस है, उस सरफेस पर आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, सपोज करो ये फुटबॉल है, सर ये फुटबॉल कैसे, मान लो, इमेजिन कर लो ये एक फुटबॉल का सरफेस है, ठीक है, तो इस फुटबॉल के सरफेस पर कहीं भी आप चले जाओ, सरफेस पर बात बता रहे हैं, सरफेस पर अंदर नहीं जाना, सरफेस पर कहीं भी आप चले जाओ, तो उस जगह जो आपकी जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी कहीं भी। जैसे मैं आपने कहा सर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये क्या होगी, हर एक जगह जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। तो एनी सर्फेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कह रहा ना, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। नहीं बात समझे, मेरी बात समझो। जैसे मान लो मैंने कहा, समझना है यहाँ से थोड़ा सा, देखो आपने कहा सर मेरे पास ये था, ठीक है, ये था, और यहाँ पर पॉइंट हो, यहाँ पर पॉइंट हो, है ना, ये हमारी क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। या फिर मान लो इसके चारों तरफ मान लो मैं एक और बड़ा सा सरफेस बना देते हैं ये, तो अब इस पर अलग हो जाएगी, इस वाले पर पोटेंशियल सेम रहेगी, इस पूरे थ्रू आउट इस स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगी, इस वाले सरफेस पर अब सेम रहेगी मतलब, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर अगर हम एक मान लो एक नया बना ले सरफेस, तो इस वाले पोटेंशियल पर इस वाले सरफेस पर एक अब नया पोटेंशियल होगा, लेकिन हर जगह क्या होगा, सेम होगा, दैट इज कॉल्ड, हम उसको कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये कहानी होती है आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। देखो तो वही है, और ये बात ध्यान रखना कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, हर जगह सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगी, वैल्यू 0 ही मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, तो बच्चे भी जानते हैं कि हाँ सर अगर सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। अब कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? इसलिए है क्योंकि हो सकता है यहाँ से घुमा करके आपकी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके दे और आपको हवा भी ना लगे कि सर ये क्या हो जा रहा है, तो इसको इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा।
तुक्का नहीं लगाना है, समझ रहे हो। आप मेरे साथ चलो, मजा एकदम मजा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस नोट्स थोड़ा सा बनाते चलो, अगर खुद से अगर प्रैक्टिस करो, फेयर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो रफ में ही बनाते हुए चलो, लेकिन चलो जरूर, ये नहीं कि नहीं सर हम तो ओवरली पढ़ लेंगे ना, बनाते हुए चलो। बिल्कुल आपको नोट्स हम बोल तो रहे हैं ना, हम इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, आपको नोट्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपको भी कुछ करना है ना, आपको भी कुछ लिख लिख करके चीज़ों को पढ़नी है, ठीक है। देखो नाउ हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, अभी हम देखेंगे बहुत अच्छे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी हम देखते हैं क्वेश्चन। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले सर, वर्क डन इज जीरो। ऑब्वियसली बात है भाई, देखो हमने कहा ना कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, जीरो है, तो आप जानते हो ना वी वी माइनस वी इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन या वी बी ए अपॉन क्यू। तो ये वाला जब जीरो रख दोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, जीरो ही मिल जाएगी। तो याद रखना पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमें जो टोटल वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी की, कह रहा है कि फॉर एनी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। मतलब कि जो चार्ज होता है वो कैसे होता है, एवरी पॉइंट पर क्या होता है, नॉर्मल। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, मतलब जो चार्ज है वो कैसे एंगल, किस एंगल पर रहेगा, वो 90 डिग्री पर रहेगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको ये कंडीशन याद रखनी है, E इज परपेंडिकुलर टू DL। अब ये सर DL क्या है, जैसे देखो कुछ नहीं, DL का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने ये कोई एक सरफेस लिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस ले लेते हो DL, मतलब ये परपेंडिकुलर वाली हम डिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगी, वो नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक मतलब कहने का मतलब, ये मान लो आपने एक इक्विपोटेंशियल आपने ये सरफेस लिया है, ठीक है, सपोज करो ये फुटबॉल है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, ये नॉर्मल, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बात समझे, ऐसे समझो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो E परपेंडिकुलर टू DL, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होगी। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। सिंपल सी बात है, ये कहता है कि अगर कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोजर है, मान लो हमने यहाँ ऐसे 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 बना दिया और ये कैसे बना दिया, तो इस जगह पर जो इक्विपोटेंशियल होगी, ये क्या बना रहे हैं सर, इस जगह पर देखो, पास इमेजिन करो ना, मेरी बात समझो, क्या कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, अगर वो क्लोज है ना, देखो ये क्या है, क्लोज है, और ये क्या है, अपार्ट है, फर्दर अपार्ट है, तो इस क्लोज वाले पोजीशन पर क्या होगी, ज़्यादा होगी इक्विपोटेंशियल, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर वो दूर दूर हैं, सरफेसेस अगर दूर दूर हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको एक रिलेशन याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा बच्चे, क्या, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, याद रखना है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, और ये जो dV/dr है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, प्यारा सा इंपॉर्टेंट रिलेशन है E और V के बीच में। सो E इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, V/R, अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमें E इज इक्वल टू V/R का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे dV/dr को हम लोग क्या लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लिख लेना इनको आप। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कहता है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वो कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देखो चलो, तो हम लोग कुछ चार्जेस के लिए डिफरेंट मतलब चार्जेस के लिए हम लोग क्या बात कर लेते हैं, अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है, मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है, देखो ध्यान समझना, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पॉइंट चार्ज है। अब आपको पता है कि पॉइंट चार्ज अगर ऐसा प्लस है, पॉइंट चार्ज मान लो अगर हमारा प्लस पॉइंट चार्ज है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, ये सही बच्चों को पता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये। तो ये देखो, ये जो सॉलिड लाइन है ना बच्चे, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, तो सर ये डैश वाली लाइन क्या है, यही डैश वाली लाइन आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। इस पूरे के पूरे सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, इस पूरे के पूरे सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, इस पूरे के पूरे सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, बताते हैं, ठीक है ना। ये इन दोनों केस में अलग अलग, देखो होता है क्या है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है,
याद रखना पोटेंशियल, ठीक है ना, मतलब हम हमेशा हाई से लो की तरफ देखते हैं। तो ये देखो, ये एरो देखो, ये एरो देखो, ठीक है, तो ये एरो देखो क्या आपको बता रहा है कि ये इधर, ये एरो इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ी कम हो गई, यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ी और कम हो जाएगी, यहाँ पर और कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जब आप आओगे इस निगेटिव वाले चार्ज के लिए जब आओगे, तो अब देखो यहाँ पर हमारी जो वो जो फ्लो है जो वो इस तरफ से इस तरफ आ रही है। अच्छा, फ्लो इस तरफ से इस तरफ आ रही है, फ्लो इधर से इधर आने का मतलब है कि इधर कहीं हाई होगी और इधर कहीं लो है। ऑब्वियस सी बात है, बात को समझना। फ्लो का इधर से इधर का आने का मतलब है कि इधर कहीं हाई होगी और इधर क्या होगी, लो होगी। तो ये निगेटिव चार्ज के लिए है। निगेटिव चार्ज में आपको पता है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, मतलब इसके तरफ लेते हैं। तो हमारी ये जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो डैश लाइन है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस को। और इस केस में इस तरफ की जो पोटेंशियल होगी वो हाई होगी, इस तरफ की पोटेंशियल लो होगी। इसके बेसिस पे एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट अभी हम आपको आगे बताएंगे, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दो बातें कर ली किसके रिगार्डिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के रिगार्डिंग हमने ये कुछ दो बातें कर ली कि किस तरीके से आप एग्जैक्टली इनको समझ सकते हो। देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल के थ्रू इनको हम कुछ और बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे देखो क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसे घुमा घुमा करके क्वेश्चन बनाएंगे कि आपका हो जाएगा दिमाग खराब। अब बात समझना, हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यही बताया है, यही बताया। अगर उल्टा बताया हो तो माफ करना, मैंने शायद यही बताया, हायर पोटेंशियल से लोअर। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे जब मैंने आपको जब लॉन्ग टर्म में मैंने आपको जब ये पूरा पूरा कोर्स खत्म करवाया है, तो मैंने आपसे कहा है कि हमेशा रिवर का एग्जांपल देखो। रिवर कैसे फ्लो होती है, तो रिवर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है कि जिधर से फ्लो हो रही है उसकी पोटेंशियल उधर हाई है, और जिधर की तरफ जा रही है उसकी पोटेंशियल लो है। तो ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे आप जो वाटरफॉल देखते हो, तो वाटरफॉल जैसे क्या है, हाई पोटेंशियल पर है और वो नीचे क्या है, लोअर पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। तो ये सब एग्जांपल दे करके आप जो फ्लो ऑफ पोटेंशियल है वो आप समझ सकते हो, सॉरी फ्लो ऑफ जो चार्ज है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। हमेशा हायर से लोअर की तरफ चलती है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास एक फील्ड थी, कुछ ऐसे फ्लो हो रही थी, एक फील्ड थी ऐसे कुछ फ्लो हो रही थी, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर P रख दिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट B रख दिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट Q रख दिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट P रख दिया, और मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किसकी ज़्यादा है, A की ज़्यादा है कि B की ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ऐसी बात है, देखो ये इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, इधर से इधर की तरफ फ्लो होने का मतलब है कि A की पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और B की क्या है, कम है, ठीक है। तो A हैज हायर पोटेंशियल वाइल B हैज लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली इस केस में देखो क्या हो जाएगा, जो P की पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है ना, तो इधर की पोटेंशियल ज़्यादा होगी और इधर की कम हो जाएगी। क्लियर है बात? ओके, चलो एक दूसरा सा केस देखते हैं। सबसे पहले तो ये आप फिगर बना लो अपनी कॉपी में, ये क्योंकि आपको बार बार नहीं बनाना पड़े, क्योंकि हमने बार बार बनाया है, तो कम से कम एक रफ कॉपी उठाओ, हाँ बगल में ही रखा हुआ है, उठा लो, इतने भी लेजी नहीं बनते बच्चे लोग, ठीक है। एक रफ कॉपी उठाओ, बना लो, ये दोनों बना लिया। चलो अब देखो, अब यहाँ से आपसे देखो क्या पूछ रहा है। अगर हम आपसे बोलें कि चलो बता दो मेरे को कि सर P पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा या Q पर ज़्यादा होगा, तो अब ऐसी बात है, इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो क्या बताओगे सर कि P पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, VP कहने का मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट Q। क्लियर है इतनी बात? अगर हम सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पूछें कि A की पोटेंशियल ज़्यादा होगी या सॉरी या B की पोटेंशियल देखो अगर ज़्यादा होगी, तो किसकी आप ज़्यादा बताओगे? तो आप कहोगे ना सर A की हमारी जो पोटेंशियल है वो कम है, क्योंकि बोलो, क्योंकि ये जो पॉइंट, ये जो देखो ये जो चार्जेस हैं वो इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही हैं, तो जिधर से फ्लो हो रही है दैट मीन्स ये ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, दैट मीन्स VB पोटेंशियल एट पॉइंट V इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट A। अच्छा, अगर हम कहें सर इसका अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कुछ नहीं, अभी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आप कहाँ पर आए, P पर आए हो, इनिशियल कहाँ पर थे, Q पर थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो देखो एक मिनट, सॉरी हम इधर से इधर की तरफ फ्लो करें ना, सॉरी अभी हम इनिशियली यहाँ पर हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये जनरली डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे मान लो आपने कहा सर हमें अगर VP माइनस VQ निकालना है, ठीक है, VP माइनस VQ निकालना है। जैसे मान लो अभी आपने कहा भी सर अभी आप VP पर थे और VQ पर चले गए, ठीक है। हम एक जनरल केस लेते हैं, फिलहाल अभी हम यहाँ पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा रहे। मैंने कहा कि सर हमें VP, ऐसा क्वेश्चन में ही दे दिया, VP माइनस VQ दे दिया फिगर बना करके, तो VP, तो ये आपकी इनिशियल पॉइंट है,
ये आपकी इनिशियल पॉइंट है, ये आपकी फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या करोगे, ओके ओके, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। देखो इस केस में जैसे मान लो आपसे ये पूछ ही दिया कि Vp माइनस VQ करना है, तो Vp की पोटेंशियल देखो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आपने ये पहले ही बता दिया, Vp की पोटेंशियल ज़्यादा है। VQ की पोटेंशियल कम है, जैसे मान लो आपने कहा सर ये 6 है, ये 3 है, तो क्या करोगे, Vp माइनस V3, 6 माइनस 3 करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर VQ माइनस Vp पूछ देता, ध्यान रखना बच्चे, अगर VQ माइनस Vp पूछ देता तो क्या लेते, माइनस लेते। क्लियर है बात, बोलो। सिमिलरली इस केस में देखो, अगर Vb माइनस Va पूछा है, Vb माइनस Va, तो ठीक है भाई, Vb बड़ा है ना, पोटेंशियल एट V क्या है, बड़ा है, पोटेंशियल एट ये छोटा है, तो प्लस में आएगा। हाँ, लेकिन अगर उल्टा पूछ देता, Va माइनस Vb पूछ देता, बात समझ रहे हो ना, Va माइनस Vb पूछ देता, तो उस केस में क्या लेते, माइनस लेते। क्लियर है, ये ध्यान रखोगे। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पेशल एक हम केस ऐड करते हैं। फिगर आपने बना लिया ना, लेजीनेस नहीं दिखाना है, ठीक है भाई, लेजीनेस नहीं दिखाओ। देखो फिगर आपने बना लिया है, देखो हम एक नेक्स्ट केस की बात करते हैं। इफ पुट अ नेगेटिव चार्ज बिटवीन P एंड Q एंड बिटवीन A एंड B। हमने क्या किया, हमने P और Q के बीच हमने एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया। ध्यान से बात को समझो, P ये वाला जो P पॉइंट है, ये वाला जो Q पॉइंट है, और ये हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर हमने एक क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली A और B के बीच भी हमने एक नेगेटिव चार्ज को पुट कर दिया है। तो कह रहा है कि क्या थोड़ा सा क्या क्या कंडीशन अराइजेज हो सकती है, थोड़ा सा चलो हम लोग देखते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पर अगर एक नेगेटिव चार्ज पुट किया, सोचो, तो अब ऐसी बात है भाई, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो Q से P की तरफ आएगा स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद से आएगा, वो खुद से आएगा, उसको आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आपने यहाँ पर रखा है ना। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली Q से P की तरफ आएगा। दैट मीन्स इट मूव्स फ्रॉम Q टू P, ठीक है, ध्यान से बात को समझना, इट मूव्स फ्रॉम Q टू P। इस वाले केस में देखो क्या होगा, जब आप यहाँ पर जब रखोगे और B के बीच में जब रखोगे, यहाँ पर आप जब नेगेटिव चार्ज रखोगे, तो नेगेटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये दूर भागने लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, जो चार्जेस हैं, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इस चार्ज की बात कर रहे हैं, इस चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो, इस चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये चार्ज जो है ना, वो Q से P की तरफ आने लगा, ठीक है, Q से P की तरफ आने लगा। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एट Q, चार्ज इस पर्टिकुलर चार्ज की, ठीक है, इस पर्टिकुलर चार्ज की Q के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो वो Q से क्या कर रहा है, P की तरफ मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q, चार्ज की बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, क्योंकि ये चार्ज था, चार्ज देखो, चार्ज इधर से इधर की तरफ मूव करने लगा, तो मूव कर रहा है मतलब इधर पे ज़्यादा है ना पोटेंशियल चार्ज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर A से B की तरफ मूव करने लगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी पर्टिकुलर उस चार्ज की ज़्यादा होगी, तभी वो B की तरफ मूव करने लगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट B, चार्ज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप पोटेंशियल यहाँ से, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो अब यहाँ से ऑटोमेटिकली चार्ज देखो मूव कर रही है, बात को समझना ध्यान से, चार्ज अब यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है भाई, तो यहाँ से यहाँ की तरफ गई, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा फाइनल, ये आपका होगा इनिशियल। तो इनिशियल पर तो ज़्यादा है, आप पहले वाला केस सोच रहे हो ना, नहीं भाई पहले वाला केस नहीं सोचना है, इनिशियल पर ज़्यादा है, ठीक है, फाइनल पर कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इस केस में पॉजिटिव मिलेगा। इस केस में देखो, जब हमारी चार्ज यहाँ से जब यहाँ की तरफ जब मूव करने लगी थी, यहाँ से यहाँ तक जब मूव करने, तो फाइनल माइनस इनिशियल ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है ना, क्योंकि आपको कुछ फोर्स लगाना तो पड़ नहीं रहा है। तो इस केस में भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि इस पॉइंट पर ज़्यादा है। चार्ज की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, हमने अभी नेगेटिव चार्ज रख दिया है। चलो अब इसका जस्ट थोड़ा सा हम लोग उल्टा करते हैं, उल्टा करके देखते हैं, ठीक। देखो, बाई पुटिंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P एंड A एंड B। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, कैसा चार्ज रख रहे हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। तो देखो, जब पॉजिटिव चार्ज जब आप रखोगे, बताओ, जब आप यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये चार्ज क्या होगा, इस तरफ भागने लगेगा, बिल्कुल भागेगा। यहाँ पर जब आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो यहाँ पर ये जो चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। अब इस केस में ये अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर रिपेल होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से ये इस तरफ अगर ये भाग रहा है, तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q।
इस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट बी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एट पॉइंट ए के कंपेरिजन में। अच्छा, अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो तो इस केस में भी क्या मिलेगा, देखो पॉजिटिव ही मिलेगा भाई, हायर माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इस केस में भी पॉजिटिव मिलेगा। एक और कंडीशन देखते हैं, इफ़ वी फोर्सली मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, बात को ध्यान समझना, फोर्सली मूव करा रहे हैं कहाँ से कहाँ, क्यू से पी की तरफ, तो थोड़ा सा इसका हम लोग समझते हैं ये क्या बताना चाहता है। हाँ, हम लोग सर ये कराना चाहते हैं क्यू से पी की तरफ। ओके, पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, मैंने आपसे कहा कि ऐसा भाई हो गया, आपने बहुत सारा जो है एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब मैं जैसे कर रहा हूँ आपको वैसे करना है। आप एक पॉजिटिव चार्ज लो, इस पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी की तरफ मूव कराओ। कैसे मूव कराना है भाई, क्यू से पी की तरफ। तो जब आप देखो क्यू से जब पी की तरफ आप मूव कराओगे तो अब आपको ये ऐसे मतलब स्पॉन्टेनियसली ये खुद से मूव तो होगी नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है ना, तो ये तो इसको रिपेल करेगा ना, तो आपको अब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई, अब देखो, अब वर्क डन आप भी कर रहे होगे, और ये बताओ अब ये जो चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है ये तो पागल नहीं है ना, ये भी तो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा होगा, इसको इस तरफ जो है फोर्स लगा रहा होगा, इस चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अगर यहाँ पर अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये फील्ड भी क्या कर रहा होगा, इस चार्ज के ऊपर एक वर्क डन लगा रहा होगा, और आप भी वर्क डन लगा रहे हो, लेकिन आपने समहाउ पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक आपने ला ही दिया, तो आपकी वर्क डन ज़्यादा है ना, बात समझ गए। आपकी वर्क डन क्या है बच्चे, ज़्यादा है। तो अगर आपकी वर्क डन ज़्यादा है तो अगर आप बोलोगे कि वर्क डन बाई फील्ड ने कितना वर्क डन किया, तो भाई फील्ड ने जो वर्क डन किया उसको तो उसका रिजल्ट मिला नहीं, क्योंकि हम जबरदस्ती चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करा करके ले आए पॉजिटिव चार्ज को, तो उसकी वर्क डन क्या होगी, निगेटिव। हमारी वर्क डन क्या होगी, पॉजिटिव। एक्सटर्नल एजेंसी, दैट मीन्स जो आप लगा रहे हो वर्क डन, वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट मिला, दैट मीन्स पॉजिटिव। ये फील्ड ने भी वर्क डन किया, फील्ड ने भी वर्क डन इस पर लगा रहा था, भागो 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 भागो, इधर भागो, नहीं भाग रही है, हटा गया यहाँ तक, तो फील्ड का जो वर्क डन होगा, क्या ध्यान रखना बच्चे, फील्ड का वर्क डन होगा निगेटिव, बट आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? देखो सिमिलरली अब हम एक केस यहाँ पर भी देखते हैं। अब हम ये करते हैं कि अब हम किसी चार्ज को देखो सेम वही करते हैं, इफ यू फोर्सली मूव अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब देखो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी थोड़ी सी अप्लाई करके देखते हैं। हमें एक निगेटिव चार्ज को बी से ए की तरफ ला रहे हैं, बात को ध्यान से समझना, निगेटिव चार्ज को बी से ए की तरफ। अब ऐसे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये कहेगा भाग जाओ, नहीं भागेगा। अब हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि जो है देखो अब यहाँ पर क्या है, इस केस में देखो निगेटिव चार्ज को हम ला रहे हैं ना, यहाँ से हम इस केस में देखो ला रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा होगा, इसको जो है रिपेल कर रहा होगा, इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। सेम, तो जो फील्ड करेगा काम, फील्ड जो निगेटिव वर्क डन पर जो काम करेगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, सॉरी निगेटिव होगा, क्योंकि फील्ड भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, बट हमें कुछ लाना ही समाओ, अगर हम ला भी दें तो फील्ड का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आपका जो वर्क डन होगा, आपका कहने का मतलब कि जो एक्सटर्नल जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको कुछ वैल्यू मिल रही है ना। तो ऐसे इसको समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा ये लेंदी चीज़ें नहीं हैं, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ आ रही, आप यहाँ तक मेरे को आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, तो समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो कुछ नहीं है भाई, अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी है क्या, देखो जो वर्क डन हो रहा है ना, जैसे आपने कहा सर हम किसी पर्टिकुलर चार्ज को पकड़ करके किसी एक रीजन तक लाना चाहते हैं, तो जो भी आपने वर्क डन किया वही वर्क डन क्या हो जाती है, एज एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बस सिंपल, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास इनफाइनाइट में आपके पास दो चार्जेस पड़ी हुई थी, एक चार्जेस को आपने उठा करके लाया, जब आप देखो जब अच्छा दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, जब आप दूसरे वाले चार्ज को जब पकड़ करके लाओगे तो क्या करेगा, ये वाली जो चार्ज है वो इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, नहीं आने देगी, तो नहीं आने देगी तो फिर भी आपको लाना ही है समहाउ, तो लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो है उस पर एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही जो वर्क डन है बच्चे वही क्या हो जाती है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है, एज हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। टू चार्जेस के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको, U = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की बात करें, ओके, अब डाइपोल आ गया, सावधान हो जाओ, डाइपोल मतलब दो पोल आने वाले हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहाँ हर जगह सेम, ठीक है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रीजन सेम। तो अब हमें इस केस में पोटेंशियल एनर्जी देखनी है कि इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ध्यान समझो बात को, देखो तो जैसे मान लो आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आरी बात में पहले तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है। और आपने कहा सर मेरे पास इसमें हमने एक डाइपोल को कुछ इस तरीके से बढ़िया से एकदम हीरो की तरह रख दिया है। अब ये डाइपोल है भाई, तो इस डाइपोल पर क्या होगा, ये देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, ये डाइपोल का निगेटिव चार्ज, ये डाइपोल का क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पर क्या होंगे, एक फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, है ना। तो F = Q × E, ये कहाँ से आया सर, फर्स्ट वाले चैप्टर से याद करो, F और E में एक रिलेशन था, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो पढ़ा था वहाँ से आया, ठीक है। और Q पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और हमें पता है कि जो माइनस चार्ज होता है, अगर आप किसी भी माइनस चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलती है, और अगर किसी प्लस चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में चलती है, लॉन्ग चलती है। तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, बोलो बात समझ में आ रही है, इस तरफ लगेगा। और हमें पता है भाई कि चार्जेस की क्वांटिटी सेम है, बस ये अपोजिट है, साइन में अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्सेज होंगी वो भी इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज क्या क्रिएट करती है, टॉर्क क्रिएट करती है। तो टॉर्क = टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है बच्चे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये फॉर्मूला लगाया और फोर्स के रख दिया, देखो हमने कोई भी फोर्स ले लो, इधर कोई भी फोर्स ले लो, Q × E हमने रख लिया और इंटू डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या है, तो देखो ये है आपकी थीटा। मान लेते हैं कि डाइपोल हमारी थीटा एंगल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने मान लिया कि डाइपोल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो अगर ये इसको आपने अगर देखो थीटा लिया है, इसको अगर आपने थीटा लिया है तो ये आपकी क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये आपका बेस होगा। अच्छा, अगर आपने इस वाले फोर्स को लिया है तो ये भी आपकी ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये तो होगी, बात समझ रहे हो ना, ये तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाले फोर्स के अलॉन्ग। ये क्या है, परपेंडिकुलर, देखो ऐसे परपेंडिकुलर, ये ऐसे फोर्स, ये देखो ये ऐसे फोर्स है, ये ऐसे फोर्स F = Q, ये ऐसे जा रही है, और ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, F = अब सर सवाल है कि सर ये कैसे निकाला जाए, निकाला कैसे जाए। देखो बड़ा आसान है, आप अप्लाई करते हो साइन थीटा = देखो क्या अप्लाई करते हो, जैसे आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2a है, ठीक है। और तो साइन थीटा = देखो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर उधर भेज दो तो 2 × a × साइन थीटा, 2a साइन थीटा हो जाएगा ना, आ रही बात समझ में। ये ध्यान रखना, ये है आपका 2a साइन थीटा, ये है आपका, ठीक। तो फाइनली रख दिया, और हमें पता है कि 2a × Q × 2a को हम लोग क्या लेते हैं, P लेते हैं, डाइपोल मोमेंट लेते हैं, बोलो बिल्कुल लेते हैं सर। तो टाउ = क्या मिल गया, PE साइन थीटा। अभी टाउ मिला है, अभी एनर्जी नहीं मिली, ध्यान रखना, हाँ अभी टाउ मिला है, ठीक है ना, टाउ मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि हमने टोटल, हमें जो है हम ये देख लें कि हमारा जो टोटल डाइपोल है वो कितना रोटेट कर रहा है, मतलब इनिशियली भी वो किस जगह पर था और वो किस जगह पर चला गया। तो एक यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको ये कॉन्सेप्ट, मतलब जब आप पूरी जब चीज़ों को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा U = PE cos θ1 - cos θ2। ये आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, U = PE cos θ1 - cos θ2, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूले में देखो, ये आपका मेन फॉर्मूला, अब ध्यान से समझना, यही इसी मेन फॉर्मूले से आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। आपने कहा कि मान लो सर अभी हमारा देखो θ1 θ2 का मतलब समझ रहे हो कि वर्क इन रोटेटिंग डाइपोल स्टोर्ड एट, मतलब कहने का मतलब है कि अभी हमारा डाइपोल कुछ ऐसे था, कैसे भी हो सकता है, ऐसे मान लो यहाँ तक ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, समथिंग, बात समझ रहे हो। तो यही है θ1 θ2, यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब मान लो मैंने कहा कि अगर हमारी θ1 अगर मान लो 90 डिग्री, पहले मतलब डाइपोल हमारा जो है कैसे मूव कर रहा है, पहले 90 डिग्री पर था, ऐसे समझो, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये जो उंगली दिख रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये ऐसे,
ठीक, इस तरीके से। और अपने कहा सर अभी हमने डाइपोल को भी हमने इनिशियली ऐसे रखा था, ये आपकी डाइपोल है, ये आपको डाइपोल को भी आपने इनिशियली ऐसे रखा था, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ कि अब आप इसे क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी भी एंगल पर आप इसे मूव करा रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स 90 डिग्री से कहाँ चल गया, ये किसी थीटा एंगल पर बन गया, कोई भी एंगल बन गया। तो जो आप यहाँ रखोगे ना cos θ1, तो θ1 की जगह क्या रखोगे 90, cos θ2 की जगह क्या रखोगे थीटा रखोगे, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, जीरो हो जाती है, तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो PE माइनस का cos θ2 और माइनस आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस का PE cos θ। ये बात समझ में आई, सिंपल सा ही फॉर्मूला समझ में आया, पहला फॉर्मूला। कब कौन सी केस में ध्यान रखना है, एक बार पूछा है ये चीज़ कि 90 डिग्री से घुमा करके अगर हम थीटा एंगल पर ले जाए तो फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो दूसरी केस हम लोग बात करते हैं, जब मान लो हमने कहा कि डाइपोल इनिशियली पैरेलल, डाइपोल कैसा है, पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल इस डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है। अब अच्छा देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो हमने कहा मान लो जब अगर पैरेलल है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, θ1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जीरो रखना पड़ेगा। पैरेलल के केस में क्या रखोगे, मान लो ऐसे अगर डाइपोल है तो θ1 इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, जीरो। और हमने कहा कि हम इसको घुमा करके पर्टिकुलर किसी दूसरे पोजीशन पर ले गए, किसी दूसरे एंगल पर ले गए, हम इसको थीटा एंगल पर ले गए, कुछ भी हो सकता है वो थीटा, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन बस आपको इनिशियल कंडीशन देखनी कि वो इनिशियली है कैसे ठीक है, इनिशियली वो कैसे है, तो इनिशियली वो देखो कैसे है, थीटा मतलब पैरेलल दैट मींस 0 डिग्री पर है, तो रख दो आप इसमें। फिर से मेन यही फॉर्मूला है भाई, मैंने आपसे क्या कहा कि मेन आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, सब आपको सारी चीज़ें इसी से मिलेंगी। रख दिया देखो, तो θ1 इज इक्वल टू क्या रख दिया, जीरो रख दिया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 माइनस cos θ2, यहाँ से माइनस को बाहर ले रहे हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे कहने का मतलब है माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो जब माइनस यहाँ से जब कॉमन लोगे तो जो cos θ1 जो 1 जो प्लस में था वो हो जाएगा माइनस में, और cos θ2 जो माइनस में था वो कैसे हो जाएगा प्लस में, क्यों, माइनस कॉमन ले लिया। चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में घुमा करके दे देगा तो परेशान नहीं हो जाना कि है सर ये क्या हो गया, सर ने तो ऐसा बताया था, सर ने तो ऐसा बताया था, सर ऐसा आ गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखें इन सब बातों को चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट मीन्स ये वही हो जाएगा आपका, क्या नहीं भी रखना चाहते हो तो वही रख लो, U इक्वल टू P1 माइनस cos θ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा एक यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 जूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, प्यारा सा एक बच्चा सा रिलेशन है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे बच्चे लोग, ठीक है, अभी प्यारे से बच्चे हो ना, ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 जूल होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो भाई अब आ जाते हैं हम अपने कैपेसिटेंस वाले टॉपिक पर। अभी देखो यहाँ से हमारा भी एक टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है, लगभग 50 मिनट होने वाले हैं, तो अभी यहाँ तक हमारा अभी एक टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है, एक टॉपिक। और पोटेंशियल वाला हमने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लिया, यहाँ तक देख लो, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है, और यहाँ तक देख लो, और नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको छोड़ करके भाग जाना है, रेस्ट करना है तो अभी रेस्ट कर लो, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लो, स्नैक्स वगैरह खा लो, रात को अगर देख रहे हो तो किचन में घुस जाओ, ठीक है, और बिल्ली की तरह बर्तन को इधर उधर हिलाओ डुलाओ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चे लोग देखो, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बस पानी वगैरह पीना था। कैपेसिटेंस की बात करते हैं, यहाँ से आपका एक नेक्स्ट टॉपिक का मतलब चैप्टर का नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटी टू होल्ड, सिंपल सी मतलब है, आपको क्या समझनी है, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू होल्ड, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि बेसिकली होता है क्या है कि आप किसी भी कंडक्टर में कितना ज़्यादा होना यही चाहिए कि छोटा सा छोटा कंडक्टर हो, और उस छोटे से कंडक्टर में आप कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हो, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकते हो, दैट इज हम लोग इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब देखो होता क्या है कि अगर हम चार्ज को अगर इंक्रीज करते हैं, ये प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का, यही प्रिंसिपल होता है कि हम चार्ज को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो पोटेंशियल है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलने वाला है, ध्यान से समझना मेरी बात को। चार्ज को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल आपकी इंक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमारी जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड करेगी, नहीं, हमने कहा सर अगर आप चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। अब यहीं पर जो ये जो C है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये हमारी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस,
ठीक है, तो कैपेसिटेंस समझ में आया। C इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आपको यहाँ से मिला, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, अब क्या ही कहा जाए, हैं सभी को बारी बारी से तो भाई उनकी वैल्यू देनी पड़ेगी ना, तो फिर वो बुरा मान जाएगा तो क्या करोगे आप बताओ, क्या कर जाओ, याद ही नहीं आएंगे तुम्हें हम। क्या बोल रहे हैं सर, इधर देखो, चलो बात करते हैं यूनिट की। यूनिट देखो क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। भाई आपने कहा ना C अपॉन V बोल रहे हो ना, तो C की वैल्यू क्या रखोगे, कूलाम रखोगे, V की वैल्यू क्या रखोगे, वोल्ट रखोगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैरड, 1 फैरड। और आपको लग रहा है कि ये 1 फैरड बहुत ही छोटी वैल्यू है, नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है। आप देखते हो कि मैंने आपको दिखाया भी था अपने लॉन्ग वर्जन वाले वीडियो में कि जो कैपेसिटर जो होता है, ठीक है, वो माइक्रो फैरड में होता है। मैंने आपको उसको बाकायदा ओपन भी करके मैंने आपको दिखाया था, माइक्रो फैरड में होता है। ठीक है, तो ये फैरड बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू। कहने का मतलब ये कि जब आप मैंने आपको ये भी एक फैक्ट भी बताया था कि अगर आप स्फेरिकल अगर आप कैपेसिटर लेते हो, तो अगर आप एक 1 फैरड स्टोर करने के लिए, पता है मैंने आपको बताया भी था कि 1 फैरड स्टोर करने के लिए आपको स्फेरिकल कैपेसिटर कितने, मतलब अर्थ के साइज के, मतलब ये जो अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, तो अर्थ के रेडियस का लगभग 1500 अर्थ आपको लेना पड़ेगा। हाँ मेरी बात सही सुन रहे हो, 1500 अर्थ लेना पड़ेगा। क्या करने के लिए, 1 फैरड के कैपेसिटेंस को स्टोर करने के लिए। हाँ सही बोल रहे हो सर, नींद में नहीं है, सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, 1 फैरड के कैपेसिटेंस को स्टोर करने के लिए आपको लगभग 1500 अर्थ जो है लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि 1 फैरड स्टोर करनी और इतना बड़ा हम कहाँ से ले आएंगे। एक तो खुद ही हमारे पास एक अर्थ है छोटा सा, ठीक है, प्यारा सा, और हम कहाँ से इतना सारा अर्थ ले आए, 1500 अर्थ ले आए। तो इसलिए हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज़ नहीं करते, हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये भी चीज़ आगे चलो देखेंगे। स्मॉलर यूनिट क्या होती है, माइक्रो फैरड होती है, नैनो फैरड होती है, पीको फैरड होती है। पीको फैरड में 10⁻12 फैरड हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो एक इंपॉर्टेंट सा टर्म यहाँ पर देख लो, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। सिंपल है, निकाल सकते हो, कुछ नहीं, याद नहीं रखना है। अगर याद कर रहे हो तो ठीक है, नहीं याद रखना है, अगर देखना चाहते हो सर कैसे आ गया, तो Q अपॉन V का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। भाई C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। क्या आपको Q का डायमेंशन नहीं पता है, क्या आपको V का डायमेंशन नहीं पता, V का भी डायमेंशन नहीं पता, V इक्वल टू W अपॉन Q कर दो, ये भी तो कर सकते हो। Q ऊपर चला जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। क्लियर है, बोलो बोलो बच्चे लोग। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ बातों को समझते हैं कि जो हमारे ये जो कैपेसिटेंस है ना सर, वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिस पर, अब ऐसा नहीं है कि वो V पर और Q पर डिपेंड करा, ना 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 ना, V और Q तो कहने की बात है, V और Q पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है बच्चे उसके शेप पर, कि उसका शेप कैसा है। तो हमें स्फेरिकल शेप में नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो हम अपना अर्थ जो है खो बैठेंगे। ठीक है, तो शेप, हमें स्फेरिकल शेप नहीं लेना है। एंड साइज पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, पहली चीज़ शेप एंड साइज, दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से अंडरलाइन कर लो, शेप एंड साइज। दूसरा है नेचर ऑफ सराउंडिंग। हम ये देखते हैं कि उसके अगल बगल की सराउंडिंग कैसी है, हमने जो मटेरियल लिया है उसके अगल बगल की सराउंडिंग कैसी है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। हमने उसके साथ जो दूसरा कंडक्टर लिया, दूसरा भी कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, भी कैसे बताते हैं। तो दूसरा कंडक्टर जो लिया है उसका भी प्रेजेंस इंपॉर्टेंस है। नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल किस नेचर का है ये इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जो आपको एज अ कैपेसिटेंस जो है ये याद रखना है कि किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, या किन किन बातों पर डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, देखो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सा फिनोमेना आने वाला है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि आपने कहा मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, भाई लोहे मतलब आपने लोहा ही ले लिया, आपने एक आयरन ही ले लिया, वही आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, मान लो अगर ये पेन अगर एक आयरन की होती तो इसी को हम कंडक्टर मान लेते जो हमारी चार्ज को थोड़ा फ्लो करा सके। हमें क्या देखना है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रखेंगे तो क्या क्या बिहेवियर शो करेगा। कुछ कुछ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान समझना। ये कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो पहली प्रॉपर्टी ध्यान समझो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बहुत बड़ी बात कह दिया, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा।
कहने का मतलब है कि आपने कहा सर मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर था, ये एक कंडक्टर है, ध्यान समझना मेरी बात, ये कंडक्टर है, आपने इसको उठा करके किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। देखो होता क्या है, ये बाहर ये एक आपकी एक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो लगी ना ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई भी कंडक्टर है तो आपको पता है कंडक्टर जो है एटम से मिलकर के बने होते हैं, और एटम्स के अंदर जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिसको आप लोग बोलते हो। तो जब ऐसा जब होता है, देखो अभी जब आपने अभी आपने इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो बढ़िया एक दूसरे में जो है मस्त टक्कर मार रहे होंगे, कोलिजन कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो देखो होगा क्या, देखो होगा क्या, होगा यहाँ से ये कि जो इसके चार्जेस हैं वो अपने आप को एक दूसरे के अलॉन्ग अलाइन कर लेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, यही तो होगा ना। तो अब एक इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो इनके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और एक बाहर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और दैट मीन्स जीरो। तो इनसाइड अगर हम बात कर रहे हैं ना, इनसाइड मतलब कहने का मतलब, सॉरी ऐसे देखो, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड कंडक्टर वो जीरो होगा, बाहर नहीं, ध्यान रखना, बाहर तो होगा ही होगा, इसके सरफेस पर तो कुछ ना कुछ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन अंदर की बात हो रही है। जैसे एक मोटा सा स्फीयर ले लो और उसके अंदर बात करो, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो उसके इनसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी पॉइंट देखो, एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी भी सरफेस पर वो हमेशा नॉर्मल होती है, नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल, इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो अगर सरफेस अगर ऐसे है तो ये नॉर्मल, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन कहने का मतलब है कि अभी आपने जो है देखो मतलब जो ओवरऑल जो चार्ज होगी, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। अच्छा देखो ये कुछ वही है, वही सारी चीजें लाई गई हैं, वही कैसे लाई गई, बस आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जीरो होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो जितनी पोटेंशियल उस कंडक्टर के अंदर होगी, सेम उतनी ही पोटेंशियल बाहर होगी। जैसे मान लो आपने कहा सर ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, और हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो अब होगा क्या कि ये इसका बाहर वाला सरफेस है, दिख रहा है बाहर का सरफेस, तो इसके बाहर वाले सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा सेम उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर वाले सरफेस पर होगा, ठीक है, अंदर वाले सरफेस पर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले सरफेस में हमेशा जीरो होगा, ठीक है। ये जो इसका जो अंदर जो वाला जो रीजन है, ये है ना, इस मुट्ठी के अंदर का जो भी रीजन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होगा, लेकिन बाहर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो आप चाहे सरफेस पर बात करो या इस फिस्ट के अंदर बात करो, तो हर जगह जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ये वही बात बोल रहा है, एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, मतलब सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहें तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद एक और आपकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ हैलो चार्ज कंडक्टर। मतलब अगर आपने एक हैलो ले लिया, हॉलो टाइप से आपने कोई कंडक्टर ले लिया है, जैसे ये देखो, ठीक है, अंदर हॉलो है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, बट यहाँ पर जो V होगा वो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो बिजली वगैरह गिरने से आपको बचाती है। क्योंकि देखो E तो यहाँ पर जीरो है ना, तो आप तो सेफ हो, आप कंडक्टर के अंदर हो तो आप क्या हो, सेफ हो, ठीक है। चलो ये बात आ रही समझ में, ओके, ये ध्यान रखना, अंदर आपको कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि बाहर भागने लगे तो हो गया कल्याण आपका, बाहर सेफ नहीं हो जितने आप कार में अपने सेफ हो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा हम लोग तेज़ी से तो नहीं चल रहे हैं ना, तेज़ी से चलना पड़ेगा बच्चे लोग, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं एक बेसिक सी कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। क्या है ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखो बच्चे क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस,
ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा सा प्रिंसिपल समझेंगे कि एग्जैक्टली कैपेसिटेंस वर्क कैसे करता है, ये समझेंगे थोड़ा सा। बट पहले थोड़ा सा एक स्फेरिकल वाला समझ, ये वैसे ये सिलेबस से मेरे ख्याल से कटा हुआ देख लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये देख लेना आप, ठीक है। तो स्फेरिकल, अगर आपके पास अगर एक कैपेसिटर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 4πε0 × R, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से देख रहे हो कि C जो है वो R के, R का मतलब क्या है, ये आपका R है रेडियस। तो जैसे जैसे आप रेडियस इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। ये R इंक्रीज करेंगे तो C भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो अगर हमने मान लो हमारा अर्थ भी क्या है कि स्फीयर शेप का है, तो अगर ये जानना चाहें कि सर हमारे इस अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है, तो आपको पता है कि अर्थ की जो पोटेंशियल है, मतलब अर्थ की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या, जीरो है भाई। यहाँ पर आप मेजर करो, अर्थ के यहाँ पर मेजर करो तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, जीरो होगी। तो v की जगह आप क्या रख दोगे, जीरो रखोगे। तो जीरो समथिंग अपॉन अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। मतलब कि अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट है। एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन आपको यहाँ से मिला। भले ही आपके, देखो मैंने आपसे कहा ना कि भले ही आपके सिलेबस से स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर हटा दिया गया, लेकिन ये किस पर बेस्ड है, बोलो ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके वही स्फेरिकल वाले कंडक्टर पर, ठीक है। इट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल की। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटर आपको समझ में आ गया। कैपेसिटर क्या है कि एक हमारी एक स्टोरिंग डिवाइस है। देखो कैपेसिटेंस एक फिनोमिना है जिसमें आप चार्जेस को स्टोर करने का काम करते हो, एक फिनोमिना, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें आप चार्ज को पर्टिकुलर स्टोर कर रहे हो, ठीक है ना। तो कैपेसिटर हम एक डिवाइस की बात कर रहे हैं और इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो कैपेसिटर सिंपल सी बात समझ में आएगी, एक डिवाइस है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। अब इसका थोड़ा सा जल्दी से देखो हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल देखो क्या समझना, कुछ नहीं। मान लो आपने कहा सर आपके पास कोई एक कंडक्टर था, आपने उसको बढ़िया चार्ज देते गया भर गया। तो अब इसको जब चार्ज दोगे तो ये चार्ज इसका बाहर फ्लो होने लगेगा ना, बोलो होगा ऐसा, बिल्कुल होगा। चार्ज बाहर फ्लो होने लगेगा। अब कहेगा सर देखो ऐसा है मेरे पास जगह नहीं है। कौन बोल रहा है, ये चार्ज बोल रहा है, इसके अंदर का चार्ज बोल रहा है, ये जो चार्ज है ना ये बोल रहा है कि देखो मेरे पास जगह नहीं है, अब मेरे को चार्ज मत दो, नहीं तो हम बाहर फ्लो होने लगेंगे, ठीक। अब क्या किया हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने कहा कि ऐसा करते हैं, हम इसकी तरफ कोई एक दूसरा कंडक्टर ले चलते हैं, ठीक है। अब इसकी तरफ हम कोई दूसरा कंडक्टर देखो ले गए तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, जब ये दूसरा कंडक्टर जाएगा तो ये क्या होगा, देखो जो इसके ऊपर केवल प्लस 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 चार्ज है, ध्यान से समझना, इसके ऊपर केवल प्लस चार्ज है। तो जब ये कंडक्टर जाएगा तो अब देखो इसका माइनस वाला इस तरफ अट्रैक्ट होगा। जब इस तरफ हो जाएगा तो इसके जो प्लस वाले चार्ज जो दूर दूर थे वो नज़दीक आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इतनी जगह और खाली बन जाएगी, बोलो हो जाएगी ना, इतनी जगह और खाली हो जाएगी ना, ठीक है। तो इतनी जगह खाली होगी तो हमने फिर से इस वाले कंडक्टर हमने फिर से चार्जेस को भर दिया, ये हमने एक्स्ट्रा चार्जेस फिर से भर दिया। अब तो कह रहे हैं अभी नहीं लेंगे, बस करो मेरे पास अब एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। अब ये फिर से चार्जेस को हमने इसमें क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखो अब इतनी बात हो गई तो अब फाइनली ये कह रहा है कि नहीं बस देखो अब ऐसा है कि हम जो है फील्ड हो गया है, अब हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते, ठीक है। अब हमने फिर से कुछ दूसरा हमने कोई जो है उपाय लगाया कि भाई अब क्या किया जाए। अब क्या किया हमने, इस वाले कंडक्टर को बी वाले को हमने अर्थेट कर दिया। अब अर्थ क्या करेगी, इस वाले बी वाले कंडक्टर की जितनी भी पॉजिटिव चार्जेस होंगी वो सारी की सारी अर्थ में चली जाएंगी। अब और बदले में इसको ढेर सारा नेगेटिव चार्ज देगा, इसके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब देखो इसके पास जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगी इसकी पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा क्लोज होती जाएगी और ज़्यादा क्लोज होती जाएगी। तो अभी तक तो यहाँ पे ये कहता सर ऐसा कर देखो फिर से आपने मेरे पर चार्ज जो है भर दिया है, अब हम चार्ज एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर से देखो फिर से यहाँ पर खाली जगह होगी, है ना, आ रही बात में। तो यही हमारा प्रिंसिपल है ना, कि हम एक ऐसे मटेरियल को उसके बगल में रखते हैं। अब अभी हम अर्थ अब अर्थ को सर अर्थ का कैपेसिटर से क्या लेना देना है, तो हम इंसुलेटेड मटेरियल को भरते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को वहाँ पर हम कैपेसिटर में फील्ड करते हैं। तो थोड़ी सी और जगह हो गई जिसकी वजह से अब हम इसमें और एक्स्ट्रा चार्ज भी क्या कर सकते हैं, आसानी से फील्ड कर सकते हैं। तो कम जगह पर हमें ढेर सारे चार्जेस को फील्ड करने होते हैं। कैपेसिटर में हम यही करते हैं भाई, छोटा सा कैपेसिटर होता है, देखो ना फैन में इतना बड़ा सा जो कैपेसिटर लगता है। तो कम जगह में हमें क्या करना होता है, बहुत सारे चार्जेस को फील्ड करना होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यही हमारा इसका प्रिंसिपल है। देखो तो सिंपल सी प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि द कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर। किसी अनचार्ज कंडक्टर को क्या कर लो उसके बगल में ले आओ,
तो ऑटोमेटिकली वो क्या करने लगेगा, वो ठीक है भाई थोड़ा सा और मैं अंदर चार्ज जो है ये वाला जो बी वाला जो है वो बोलेगा ठीक है और चार्ज भर लो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर बड़ा छोटा बना दिए तो फिर ये प्लस माइनस का हो जाएगा। वेरिएबल कैपेसिटर को देखो हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका वेरिएबल ऐसे बनाया और ये ऐसे एरो का निशान लगा दिया, दैट मीन्स ये आपका एक वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो, हाँ अब हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज आपका ये कैपेसिटर है, मोस्ट कॉमनली यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग थिन प्लेट लेते हैं, दो पतली पतली बहुत ही पतली थिन प्लेट, थिन है काफ़ी थिन है। ठीक है, ये दो प्लेट, एक के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज, देखो दिख रहा है आपको, ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब ये क्या सर, ये ऐसे ऐसे सर ये बी सर, ये सर क्या बना दे सर, समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात समझो। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इस तरफ होगा, बोलो, इसलिए ये ऐसे लिख दिया। अच्छा नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बोलो। ठीक है, नेगेटिव प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, बोलो ईबी लिख दिया। अब सर ये और यहाँ पर ईबी क्यों लिखा है, देखो अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो क्या कोई ज़रूरी है कि, देखो इसके तीन रीज़न है, एक रीज़न ये है, एक ये बीच वाला रीज़न है और एक ये लास्ट वाला रीज़न है, तीन रीज़न है। तो ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव प्लेट केवल इसी रीज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, इस वाले रीजन में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना देगा ना कुछ। तो देखो किधर भाई ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट होगा, तो इसलिए हमने इस डायरेक्शन बना दिया है ये। बात समझ में आई। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट देखो, अगर हम इस रीजन में बात करें तो इस डायरेक्शन में इसका जो मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस नेगेटिव प्लेट की वजह से वो किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा ये हो गई दोनों रीजन की बात, और ये दोनों रीजन एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, इनका कोई मतलब नहीं है ये सब कैंसिल आउट करना। ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं तो ये आपस में कैंसिल। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट है बीच वाला, इनके बीच वाला जो पोर्शन, इनके बीच वाली जो खाली जगह है, देखो ध्यान से देखना, देखो ये बीच वाला रीजन है। तो अब ये देखो जो बीच वाला रीजन है, इस बीच वाले रीजन में ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करेगा, वो प्लस चार्ज को कैसे करेगा, वो प्लस चार्ज को दूर की तरफ भेजेगा। ठीक है, अच्छा नेगेटिव वाला प्लेट भी क्या करेगा, इधर की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बोलो ऐसा होगा ना, नहीं समझे भाई। पॉजिटिव प्लेट क्या करता है, दूर भगाता है, नेगेटिव प्लेट क्या करता है, अपने अंदर लेता है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सेम डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव प्लेट वाले की तरह से भी इस डायरेक्शन में और नेगेटिव प्लेट वाले की भी वजह से इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे। और आपको पता है कि थिन प्लेट की वजह से, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेट, और थिन प्लेट की वजह से आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मेंशन कर लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यूज भी होता है हर जगह। तो इवन ये आपके सेकंड वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने में यूज होगा। तो सीजी को देखो फाइनली क्या मिल जाएगा, हम इन दोनों को आपस में ऐड जब कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐड हो जाएगी। जब इनको ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आपकी देखो फाइनली आपको ये मिल जाएगी, C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन डी। अब A आपका यहाँ पर क्या है, A आपका है दोनों प्लेट की एरिया। ठीक है, प्लेट का एरिया है, ध्यान रखना, ये वाला ए नहीं, गलती से यहाँ पर ए हमें कुछ और लेना चाहिए था, यहाँ पर PQ लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई बात। तो ए का मतलब है एरिया, इस प्लेट का एरिया। ठीक है, और डी का मतलब क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है, डी का मतलब क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, और C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन डी। तो ये आपको सिलेंड्रिकल जो आपका जो कैपेसिटर है इसका आपको फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, चलो सर कहाँ चलें सर, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, और कहाँ चला जाए, बस ये खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखो जी नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पर कभी होगा कि कुछ हम आपके इसके बेसिस पर क्वेश्चन लगवा दें, है ना। कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बाद में लगवाने हैं, तो हो सकता है, ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं बोल रहे कि ऐसा कराएंगे, बट आप ट्राई करना, आप लेक्चर नंबर देखते चलना कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर में क्या है, प्लेलिस्ट में थोड़ा सा चले जाना और वहाँ से देख लेना, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। या अगर मेरे को अगर समय मिलेगा तो हम जल्दी से करा देंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें तो कराएंगे ही। फिलहाल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को जनरली हम दो तरीके से ग्रुप्ड कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। ध्यान रखना है, जब सीरीज में जब आप ऐड करोगे तो इसका एक एंड दूसरे एंड से, फिर एक एंड दूसरे एंड से, फिर एक एंड दूसरे एंड से, इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये अटैच्ड होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है
कि इसमें हमारे जो चार्जेस होते हैं वो सभी के सेम होते हैं और पोटेंशियल अलग अलग होता है। इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग अलग होगा पोटेंशियल, लेकिन जो चार्जेस होंगी है ना वो सेम होगी। दैट मीन्स इसमें चार्ज अगर क्यू है तो इसमें भी क्यू होगा, इसमें भी क्यू होगा, ठीक है। तो क्या मिलता है, जो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है, देखो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन सभी को हटा कर दो, इन सभी को हटा दो और इन सभी को हटा करके एक जो है एक कैपेसिटर लगा दो, तो क्या होगा 1/CS। सीरीज में है तो इसलिए हमने S लिख दिया है। अच्छा सीरीज में होता है तो 1/, में करके रखते हैं, ये ध्यान रखना। 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका कैपेसिटर इन सीरीज का ये आपका पहला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि सीरीज में V हमारा डिफरेंट होता है बट Q हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं थ्रू आउट द कैपेसिटर। और इसमें जो वैल्यू मिलती है CS की वो हर एक वैल्यू से हमेशा छोटी होती है। मतलब जो CS की जो वैल्यू मिली है वो C1 से भी छोटी होगी, वो C2 से भी छोटी होगी और वो C3 से भी छोटी होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। अगर हमारा कैपेसिटर कैसे हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो तो पैरेलल की केस में देखो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं CP पैरेलल। तो CP में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। कैसे, इस तरीके से C1 प्लस C2 प्लस C3। इस केस में ध्यान रखना है कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है थ्रू आउट द कैपेसिटर बट चार्जेस आर डिफरेंट, ठीक है। चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसमें Q1 होगा, इसमें Q2 होगा, इसमें Q3 होगा, ठीक है। अच्छा इस केस में हम जो CP निकालते हैं वो C1 से बड़ी होती है, इंडिविजुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, C2 से बड़ी होती है और C3 से भी बड़ी होती है, इंडिविजुअल वैल्यू की बात करें, कॉमा इसलिए बीच में लगा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो फॉर्मूला तो आप देख लोगे, बड़ा आसान है, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर उस कैपेसिटर में एनर्जी आई कैसे। देखो एनर्जी कैसे आई, बात समझना। देखो होता है क्या है, जब आप कंडक्टर में जब चार्ज को जब फील्ड कर रहे थे, तो जब इनिशियली जब चार्ज को फील्ड कर रहे थे तो तब तो बड़े आसानी से क्या हुआ, चार्ज आपस में आसानी से भरता चला गया, ठीक है। हाँ दे दो भाई चार्ज दे दो, मैं चार्ज का भूखा हूँ, दे दो मेरे को चार्ज दे दो। जब उसके अंदर कुछ चार्ज आ गए, अब फिर से आप उसमें जब चार्ज जब फील्ड करोगे तो ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज आपने उसमें ऑलरेडी पहले से डाल रखा है, ठीक है, और आप दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी आप उसमें फिर से डाल रहे हो, तो क्या वो अपने आने वाले पॉजिटिव चार्ज का अपोज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, अपोज करेगा ना। बट फिर भी अपोज तो कर रहा है, बट फिर भी आप चार्ज डाले जा रहे हो, है ना, उसको चार्ज किए जा रहे हो, तो आप उसके ऊपर एक वर्क डन कर रहे हो। बोलो भाई, यहाँ पे मान लो हमने कहा कि इसमें हमारे इस कंडक्टर में कुछ चार्जेस थी, ठीक है, और इसमें चार्जेस आ गए, अब इसमें फर्दर आप जो है फिर से और चार्ज देना चाहते हो, तो ये वाली जो चार्जेस इनको अपोज करेंगी ना, लेकिन फिर भी ये चार्ज ज़बरदस्ती आ रही हैं, तो ये कुछ इस पर वर्क डन करेंगी, भागो तो भागो मेरे को, है ना, ऐसे समझ रहे हो। तो इसको ऐसे ये अपोज कर रही है बट फिर भी ये अंदर आया जा रहा है, अपोज तो कर रहा है लेकिन फिर भी आ रहा है, तो एक वर्क डन कर रहा है, और यही वर्क डन बच्चे क्या होती है हमारे कैपेसिटर में एज अ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्लियर है बात, ठीक है, यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यही कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, 3 फॉर्मूले आपको यहाँ से मिलेंगे, 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, 3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा आपको, देखो U इक्वल टू मिलेगा 1/2Q² पहला फॉर्मूला, ठीक है। और आपको पता है कि इस Q की जगह आप CV भी रख सकते हो। अगर आप एक याद कर लिया, आपको तीनों हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपकी मर्जी, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया, नहीं अच्छी है तो भी बढ़िया। देखो एक याद कर लो, Q इक्वल टू CV याद कर लिया, अब Q की जगह रख दो, याद क्या करें तो आपको याद ही होगा, अरे वो कैपेसिटेंस वाले टर्म से आया था, Q इक्वल टू CV, Q की जगह रख दो क्या CV, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, U इक्वल टू हाफ CV², एक और फॉर्मूला मिल गया। चलो आपने कहा सर CV की जगह हम Q भी रख सकते हैं, CV की जगह देखो क्या सकते हैं, Q रख सकते हैं, जहाँ पर CV है C इंटू V, तो एक भी तो अभी बचेगा ना, C इंटू V एक भी तो बचेगा ना, तो CV की जगह आपने क्या रख दिया, Q भी रख दिया, ठीक है, और यहाँ से Q रख दिया, और एक भी आपका यहाँ से है तो Q इंटू V, यानी कि हाफ QV। तो 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 फॉर्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलो ओके हाँ, ये देखो क्या बच्चे, कॉमन पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट सा टर्म है कॉमन पोटेंशियल। क्या है ये कॉमन पोटेंशियल? देखो कहने का मतलब है कि आपने कहा मेरे पास 2 कैपेसिटर थे और दोनों कैपेसिटर को हम जो है एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए थे। अब एक समय ऐसा भी आएगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो जिस टाइम दोनों का पोटेंशियल सेम होगा उसी को हम बोल देंगे क्या, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो इक्वल पोटेंशियल ऑफ 2 अटैच्ड कैपेसिटर इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। अब अगर आप 2 कैपेसिटर आप लिए हो तो 2 कैपेसिटर को आप कैसे अटैच करोगे, ये डिपेंड करता है। तो आपने कहा सर अगर आप उसको सीरीज में ऐड करना चाहते हो, उसको आप पैरेलल में ऐड करना चाहते हो, तो ये कंडीशन है। मान लो आपने उसको हमने सर उसको हमने पैरेलली ऐड कर दिया, तो पैरेलल ऐड करोगे तो उसकी जो ओवरऑल जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं,
कितना होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, कुछ नहीं, पैरेलल में ऐड कर देते हैं और सीरीज में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और कुछ नहीं। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है फॉर पैरेलल के लिए, फॉर सीरीज के लिए, क्योंकि आपको पता है ना आप पोटेंशियल को पैरेलली और सीरीज में ऐड कर सकते हो ना। बोलो इतनी बात, हाँ तो बस वही चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, इतना सीरियस नहीं होते यार, है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लोग। देखो आराम से पढ़ो, कर देंगे, सारा चीज़ करेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, ठीक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल देखो जो क्या करते हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो ट्रांसफर करते हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा पाते हैं। जैसे प्लास्टिक, ग्लास, वैक्स, वाटर, तो कुछ ना कुछ ये जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जैसे मतलब ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कराएंगे। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग टर्म है, समझना यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं कि आप ग्लास के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कुछ ना कुछ मतलब अफेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में हमारा ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, एयर है, वुड है, ये सब हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं कंडक्टर में। डाइलेक्ट्रिक जनरली दो तरीके के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नाम से ही लग रहा है, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कहा सर मेरे पास कोई एक दो मॉलिक्यूल्स है और दोनों मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर हैं, है ना, मान लो जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक ये, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर क्या हो गया, ऐसे देखो एक दूसरे में अटैच हो गए, तो सेंटर अटैच है, मतलब कि जो पॉजिटिव वाला जो इस वाले का जो इसका जो पॉजिटिव है और इसका जो नेगेटिव है वो दोनों एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, कॉन्साइड किए हुए हैं ना। तो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज की बात कर लेते हैं, तो जो सेंटर जो चार्ज की जो पॉजिटिव मतलब चार्ज का जो पॉजिटिव सेंटर है और इस वाले चार्ज का, भाई चार्ज दो तरीके है ना, पॉजिटिव नहीं, तो दोनों एक दूसरे को क्या किया, कॉन्साइड किए हुए हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड किए हुए हैं। तो कहाँ से उसका कोई बनेगा, देखो पोलर का मतलब क्या होता है कि इसमें एक प्लस एक माइनस हो, लेकिन यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे में आपस में कॉन्साइड किए हुए हैं, तो फिर भाई काहे का पोलर, तो क्या मिलेगा फिर, नॉन पोलर मिलेगा। बात आ रही समझ में, तो दैट इज नॉन पोलर, यही होता है। अच्छा एक बात और देखना कि जीरो डाइपोल होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो कितना होता है, जीरो होता है इन नॉर्मल स्टेट। अच्छा नॉर्मल स्टेट की बात कर रही है, मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि हम इनके डाइपोल मोमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, जीरो से कुछ बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बताएंगे कैसे, ठीक है। सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं यार, ये जो ऐसे जो चार्जेस जो है ना आपस में जो एक दूसरे को ऐसे जो कंसाइड किए हुए हैं ना, ठीक है, उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो माइनस इधर भागेगा प्लस इधर भागेगा, है कि नहीं, बोलो, बस यही काम करते हैं और कुछ नहीं। तो नॉन पोलर का मतलब समझ आया। इसके एग्जाम्पल आपको देखो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखो इसके क्या क्या हो जाते हैं, चलो बहुत ही, जब छोटा सा टॉपिक कुछ और बचे हैं जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। जितने एग्जाम्पल मिलेंगे और भी याद करते चलना, हाइड्रोजन है, N2 है, O2 है, CO2 है, C6H6 है, CH4 है, ये सब आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। नहीं याद रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हाँ फिर हम नहीं जानते, हाँ बता दे रहे हैं, पहले बोल देना, बोलना सर ने बताया नहीं था। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं। पोलर का मतलब देखो क्या होता है, जिसके पास ऑलरेडी पोल्स होते हैं, मतलब जिसके जो सेंटर होते हैं वो एक दूसरे को कंसाइड नहीं किए होते, मतलब एक सेंटर यहाँ एक सेंटर यहाँ, कैसे दिखा दे, ठीक है, अलग अलग, एक सेंटर यहाँ एक सेंटर यहाँ, ठीक है। तो दैट इज अभी हमारे क्या होते हैं, हमारे पोलर होते हैं, मतलब एक हमें प्लस मिलेगा, तो भाई ऑब्वियस बात है पोलर में एक प्लस एक माइनस है, तो डू नॉट कंसाइड बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक। अच्छा इनके शेप कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल। अच्छा इनकी कुछ पहले से ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, पहले से ही परमानेंट डाइपोल, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो बताओ मेरे को इतनी बात बताओ, इनकी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी ना, बिल्कुल होगी, उस वाले में नहीं थी इनिशियल में। जैसे इसका एग्जांपल याद रखना, H2 अल्कोहल HCl। और भी अगर एग्जांपल अगर आप बुक से अगर पढ़ते हो मिलता है तो इसके आगे भी लिख लेना, इसलिए इतना जगह छोड़ा गया है, नहीं वो छूट गया, बट हाँ ये ध्यान रखना कि अगर और भी अगर एग्जांपल्स मिलते हैं तो इनको लिख लेना। और चाहो तो आप इस पेजेस का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, बहुत अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप निकाल सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो 4-5 पेजें हैं, तो मेरे ख्याल से 10-12 रुपये में तो आप निकाल ही सकते हो। आप देख लो, आप अगर ऐसे पढ़ सकते हो तो बिल्कुल ठीक है, चलो आपकी मर्जी, हम आपको नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे पोलराइजेशन की। देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अभी आपने देखा कि हमारे पास जो नॉन पोलर जो मटेरियल थे, नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थे, वो उनकी कुछ डाइपोल मोमेंट नहीं थी, हमें उनको क्या करना है, पोलराइज करना है।
क्या कर दिया जाए, जैसे मान लो अभी हमने कहा सर हमारा ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, तो इसका अभी हमने इसको कोई भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी रखा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस केस में इनके जो पॉजिटिव सेंटर हैं और जो नेगेटिव जो सेंटर है वो एक दूसरे को आपस में कंसाइड किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही अच्छा, और उस केस में हमें जो पी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो हमें कुछ ई की वैल्यू कुछ हमने मतलब रख दी है समथिंग, तो अब देखो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ई के डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ई के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब इसकी वजह से देखो अब इनके बीच में एक डिस्टेंस मिली, तो डिस्टेंस मिली तो हमें क्या मिला, हमें डाइपोल मोमेंट मिला। तो जब पोलराइज हो जाता है कोई भी मटेरियल अगर पोलराइज हो रहा है तो उस केस में मस्ट है कि आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है बात? बाई अप्लाइंग ई मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टॉर्टेड एंड पोलराइज, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, मतलब प्लस और माइनस हमें मिल जाए, अलग अलग हो जाए। इट डेवलप अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब हम लोग डाइपोल मोमेंट है तो जनरली मटेरियल का देखो क्या होता है, कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसका एक वैल्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर के नाम से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और यहाँ पर आपका एक छोटा सा टर्म आता है पोलराइजेशन डेंसिटी। डेंसिटी का देखो मतलब क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या होगा पोलराइजेशन डेंसिटी, दैट मींस डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। ये इसी कैपिटल पी की बात कर रहे थे, बात समझ में आई? ये हम लोग इसी कैपिटल पी की बात करते हैं, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल पी है, ये आपका डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये आपका पोलराइजेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का जब आप सॉल्व करते हो क्यूपी अपॉन क्यू डी, ये क्यूपी इंटू डी अपॉन ए इंटू डी करके डाइपोल मोमेंट का ये आप फॉर्मुला लगाते हो, तो आपको फाइनली मिल जाता है पी इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है। ये देखो क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ये डी से डी कट जाएगा ना, क्यू पी अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज ओके सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बात? तो पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब पी इज इक्वल टू सिग्मा, सिंपल सा, पी का मतलब पोलराइजेशन, ध्यान रखोगे बात। चलो एक और आपका छोटा सा टर्म आता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको आप लोग बोलते थे जाई 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 जाई, स्टाइलिश एक्स, याद आया, मैंने आपको बताया था, बड़े डिटेल में बताया था आपको स्टाइलिश एक्स के बारे में, एलियन वाला एक्स, ठीक है। इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एलियन वाला एक्स, नहीं याद रख सकते तो याद रखो, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब एलियन वाला एक्स, ठीक है, ये आपका एलियन वाला एक्स है। तो क्या होता है, ये एक रिलेशन है, देखो पी पी आपका वही है, पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है पी, ये याद रखना, पी आपका पोलराइजेशन डेंसिटी है, एप्सिलॉन और जाई इंटू ई, जाई आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है इसे, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब एलियन वाला एक्स, ध्यान रखोगे। रिलेशन बिटवीन के एंड जाई, के याद है, के हर बार आया 1/4πε0, मतलब जिसको आप बोलते हैं ना के 1/4πε0 के आप के रख देते के, तो के में और इसमें क्या रिलेशन है, जो आपका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, और जाई में क्या रिलेशन है। तो के इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 प्लस जाई, के इज इक्वल टू 1 प्लस जाई, बस। देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझो बच्चों, आप थोड़ी सी मेरी बात समझना, जैसे आपको लग रहा है कि सर हम इतनी सारी चीज़ें क्यों, हमें सर नोट्स मिल जा रही हैं तो हम इतनी सारी चीज़ें क्यों देखें, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं जबरदस्ती सर कह रहे हैं, देख होता है क्या ना कि कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ है, नोट्स पढ़ना एक अलग चीज़ है, हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं ना बच्चे वो अलग है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको न्यूमेरिकल तक ही या केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक ही सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इवन आपके जो केस बेस्ड स्टडी आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, और इवन जो रीज़न असर्सन और रीज़न वाले भी जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी ले लो, असर्सन रीज़न ले लो, जब तक आपको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है आप कहाँ कर पाओगे बताओ मेरे को। इसलिए समय निकाल करके आप देखो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। इतना काम कर दोगे मेरा, बोलो कर दोगे ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे आपको पता है, या तो आप मेरे चैनल पर ऐड हो जाओ टेलीग्राम के चैनल पर, या मेरे को आप इंस्टाग्राम से देख लो, वहाँ से आपको भी मिल जाएंगे। राउंड टेबल स्टडी दिलशाद सिद्दीकी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। देखो बनाना नहीं चाहते थे बट बना लिया है, ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है इंस्टाग्राम चलाने का, बट भाई आपको लिंक देना है ना तो आपकी मर्जी चाहे जहाँ से, हाँ अगर आ गए हो तो फॉलो भी कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।